स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस कराऊंगा जो क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चंस है। अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, कुछ दिन बाद आपके एग्ज़ाम्स है। आशा है आपने तैयारी तो कर ली होगी, बट अगर आपने इन क्वेश्चंस को नहीं देखा तो मैं ये समझ सकता हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को जो आज मैं कराने वाला हूँ, अगर आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अच्छी तैयारी करी है। या फिर अगर आप इन क्वेश्चंस को करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, अपने आप को इनकेपेबल पाते हैं, तो अभी आपको थोड़ी और मेहनत कर लेनी है ताकि आपकी जो फोर्थकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर लें। मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आज कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चंस का पैकेज है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग यानी कि निम्न अभिक्रिया में ए को लिखिए। यानी कि ए क्या है, ए की जगह पे कोई एलिमेंट्स हो सकता है यानी कि तत्व हो सकता है, या कोई कंपाउंड्स हो सकता है यानी कि कोई यौगिक हो सकता है, उसकी पहचान करनी है आपको। तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसा कि आपको पहले क्वेश्चन में जिंक का रिएक्शन कराया जा रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। ये रहा जिंक, ये रहा कॉपर सल्फेट। अब आपको ए के प्लेस पे क्या होगा, कंपाउंड कौन सा होगा या एलिमेंट कौन सा होगा, कौन सा तत्व या यौगिक होगा आपको बताने हैं। साथ में यहाँ पे Cu लिखा हुआ है। बच्चों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि क्या Cu, ये जो Cu है Zn से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो बच्चों यहाँ जो Zn है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है यानी कि कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए ये जो Zn है इस कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा। तो अब हमारा जो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो कुछ इस तरह से हो सकता है Zn प्लस CuSO4, और जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन में आप ए के प्लेस पे आपको यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ए, कह सकते हो कि ए के प्लेस पे हम ZnSO4 लिख सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए की वैल्यू आ गई ZnSO4। अब ये क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि ये किस तरह का केमिकल रिएक्शन है, किस तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपने देखा कि Zn ने Cu को डिस्प्लेस किया, Zn ने Cu को विस्थापित किया, इसलिए ये विस्थापन अभिक्रिया है यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है Na2SO4 प्लस BaCl2। Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट। इसके रिएक्शन कराते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ। जब आप सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराएंगे बेरियम क्लोराइड के साथ तो यहाँ पे ये सोडियम है, ये इस बेरियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये इसको डिस्प्लेस करेगा और ये इसके जगह पे, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट का काम इस क्वेश्चन में 2 बार हो रहा है, यानी कि प्रतिस्थापित 2 बार हो रहे हैं। Na ने Ca को Ba को प्रतिस्थापित किया और Ba ने Na को प्रतिस्थापित किया। चूंकि Ba Na को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता बिकॉज Ba कम अभिक्रियाशील है, यानी कि Ba लेस रिएक्टिव है। तो हम क्या मान सकते हैं कि जो सोडियम है ये Ba को डिस्प्लेस कर देगा। अब Ba जो है वो SO4 के साथ आ जाएगा। तो इस तरह से अब हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होगा वो होगा Na2SO4 प्लस हम BaCl2 का रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बनेगा NaCl प्लस और BaSO4। सिंपली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बैलेंस करने के लिए 2। ये NaCl आपको दिख रहा है तो ए के प्लेस पे आपको यहाँ पे BaSO4 बेरियम सल्फेट होगा, तो ए के जगह पे आप लिख सकते हो BaSO4 और ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। रिपीट होते हैं, इस तरह का एक डायग्राम गिवन होता है। जैसे हमारे पास एक डायग्राम गिवन है और आपसे ये 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने हैं, यानी कि कुल आपको प्रतिरोध ज्ञात करने हैं। साथ में दूसरे क्वेश्चन में टोटल इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने हैं, यानी कि कुल विद्युत धारा ज्ञात करनी है आपको। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। अगर प्रतिरोध, अगर रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा, और समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा। यानी कि अगर सीरीज
में डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड कर दिया जाए तो हमने उसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पढ़ा। अगर डिफरेंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कंबाइन कर दिया जाए तो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा। तो हमारे पास अब जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है, ये दो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में एक ही वायर से जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स ये सीरीज में है, श्रेणी क्रम में। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये दो रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दिख रहे हैं, इसलिए हम इसे R1 कंसिडर कर लेते हैं, इसे R2 कंसिडर कर लेते हैं और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, इन दोनों का परिणामी जो प्रतिरोध है वो निकाल लेते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा है, जिसको हम हिंदी में श्रेणी क्रम, माफ कीजिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन भी कहते हैं, में आपने पढ़ा हुआ है। आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या है फॉर्मूला? R = R1 + R2 पढ़ा हुआ है। यहाँ पे R1 हमने कंसिडर किया 2 ओम, तो R की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम प्लस R2 की वैल्यू फिर से 2 ओम, यहाँ 2 ओम रख दिया और इस तरह से R की वैल्यू हो गई 4 ओम के इक्वल। यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं A और यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं B। इसे हमने मान लिया C, इसे मान लिया D। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, यानी कि A तथा B के मध्य कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस यानी कि कुल प्रतिरोध क्या होगा? वो हो जाएगा R = 4 ओम के इक्वल। अब हम निकालेंगे C से लेके D तक टोटल रेजिस्टेंस। हमने मान लिया कि ये हमारे पास, ये अब हमने एक C से D तक के रेजिस्टेंस का, अब हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी कि परिणामी प्रतिरोध निकालने हैं। इसके लिए फिर से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सीरीज के फॉर्म में, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्म में दो रेजिस्टेंस गिवन है, दो प्रतिरोध दिए हुए हैं। तो यहाँ से भी फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे। R = जैसा कि आपको पता है R1 + R2 होता है। बच्चों, यहाँ पे R1 की वैल्यू जैसा कि आपको दिख रही है, ये R1 हम कंसिडर कर लेते हैं, इसे हम R2 कंसिडर कर लेते हैं। तो अब इस तरह से आपके पास R की वैल्यू होगी R = R1 के प्लस पे फिर से 2 ओम प्लस यहाँ भी आप लिख सकते हैं 2 ओम। तो ये R = ये हो जाएंगे 4 ओम। हमने इसे R माना था और इसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये R डैश है। तो इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, C तथा D के मध्य प्रतिरोध, इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ R' = 4 ओम, यानी कि यही वैल्यू होगी C और D के बीच का टोटल रेजिस्टेंस। अब हमारे पास इसका टोटल मिल गया, इसका भी टोटल मिल गया। अब ये दोनों आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल है, एक ऊपर हो एक नीचे हो तो वो पैरेलल होते हैं। तो ये और ये पैरेलल है, यानी कि आपको R' और R ये दोनों पैरेलल है, इसलिए इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपने पैरेलल में पढ़ा हुआ है। फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम में फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/R = 1/R'। पहला रेजिस्टेंस R' है, दैट्स वाई R' लिख सकता हूँ। दूसरा रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है हमारे पास R, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/R। सिंपली इसकी वैल्यू को रख दीजिए। 1/R को तो एज इट ही रखा, 1/R' की जगह पे आपको यहाँ से 4 ओम 1/4 रखना है, प्लस R की जगह पे ये जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे रख देना। तो ये हो जाएंगे 1/4। यहाँ पे ये जो टोटल रेजिस्टेंस है इसे हम डबल डैश मान लेते हैं। डबल डैश ही होगी इसकी टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि डबल डैश आपको निकालना है। तो R" = यदि आपने इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएंगे 2/4, कट करोगे तो ये हो जाएंगे 1/R" = 1/2। दैट मीन्स R" की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम के इक्वल। तो अब आपके पास जो पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा R" की वैल्यू, और R" की वैल्यू दी हुई है 2 ओम, दैट्स वाई इसका आंसर होगा 2 ओम। अब हम बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में
आपको पता है ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ, ओम के नियम से आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने कि जो आई होता है वो V अपॉन आर के इक्वल होता है। आपको आई निकालना है और आई की वैल्यू V अपॉन आर के इक्वल होती है। इस तरह से आई इक्वल्स टू वी की वैल्यू, V की वैल्यू जैसा कि आपको दिख रहा है, V की वैल्यू यहाँ पे 6 वोल्ट है और इस 6 वोल्ट को हम उठा के यहाँ रख देंगे तो ये हो जाएंगे 6 अपॉन रेजिस्टेंस, जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो 2 है। डैट मीन्स आई इक्वल्स टू, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर के इक्वल। इसलिए आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा 3 एम्पियर। और ये थे आज के, ये रहा आज का सेकंड क्वेश्चन। बच्चों अब ये जो क्वेश्चन है ये और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में 2 लैंप है और पहले लैंप पे 60 वॉट 220 वोल्ट लिखा हुआ है, जबकि दूसरे लैंप में 40 वॉट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है। और इनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल, यानी कि समानांतर इनको कनेक्ट कर दिया है। चलिए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसे यहाँ पे कोई सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है, वो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है, स्रोत कह सकते हो आप। और इससे हमने यहाँ पे 2 लैंप कनेक्ट किया। ध्यान रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है वो एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल फैन है, टीवी है, लैंप है, ये सब रेजिस्टेंस है, तो हम इसको रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसे हम एक रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि दूसरा लैंप नीचे की तरफ, क्योंकि हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है, समांतर क्रम संयोजन गिवन है, इसलिए मैं दूसरा रेजिस्टेंस यानी कि दूसरा लैंप नीचे की तरफ बना देता हूँ। ये दूसरा रेजिस्टेंस बन गया और इसे हम एक सर्किट से जोड़ देते हैं। ये जो सोर्स है, इलेक्ट्रिक करंट का जो सोर्स है, इस सोर्स से इस वाले सर्किट को 220 वोल्ट करंट दिया गया, 220 वोल्ट करंट दिया गया। इसके ऊपर लिखा हुआ है 40 वॉट, माफ कीजिए 60 वॉट, और लिखा हुआ है 220 वोल्ट। आपने देखा होगा कि जो भी आप डिवाइस खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप एलईडी कोई बल्ब खरीदते हैं तो उसके ऊपर पहले से मार्क होता है कि भाई ये 40 वॉट्स का है, 9 वॉट्स का है, 12 वॉट्स का, इस तरह से मार्क किया होता है। साथ में उसके वोल्टेज भी मार्क किए रहते हैं। तो इससे लैंप के ऊपर भी कुछ इस तरह से मार्किंग की हुई है। इसके बाद ये जो दूसरा लैंप है, इस पर लिखा हुआ है 40 वॉट एंड 220 वोल्ट। इट मीन्स ये जो 60 वॉट है ये पावर है, यानी कि ये शक्ति है, जबकि 220 वोल्ट वोल्टेज है, यानी कि ये 220 वोल्ट पे ही चलेगा, उससे ज़्यादा में नहीं चलेगा। ज़्यादा में ये जल जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास सोर्स मिल गया 220 वोल्ट का। यहाँ से करंट जब यहाँ आएगा तो ये जो करंट यहाँ पे आएगा, ये करंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो I1 और एक I2, एक I1 और एक I2। यहाँ पे जो करंट है वो I है, तो हम कह सकते हैं अब कि जो करंट I है वो इक्वल हो जाएगा I1 प्लस I2। तो हमें यहाँ पे बच्चों I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है जो हमारे पास गिवन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर लैंप, पहले लैंप को हम A मान लेते हैं। ये लैंप हमारे पास A है और ये जो लैंप है इसे हम B मान लेते हैं। फॉर लैंप A, P की वैल्यू गिवन है, पावर गिवन है, शक्ति गिवन है, वो है 60 वॉट, जबकि वोल्टेज गिवन है वो है 220 वोल्ट। और आपको पता है एक फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, माफ़ कीजिए, फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ आपने, वो आपने पढ़ा हुआ है P इक्वल्स टू VI। सिंपली P इक्वल्स टू V के जगह पे आपके पास सामने गिवन है 220 वोल्ट और I के प्लेस पे आपके सामने कुछ भी नहीं है, तो हम इसे पहले वाले यानी कि लैंप A के लिए I के प्लेस पे I1 लिख लेते हैं। तो इस तरह से P की वैल्यू भी गिवन है तो P की वैल्यू भी रख दीजिए 60। तो इस तरह से I1 की वैल्यू हो जाएगी 60 अपॉन 220, ये होगी आपके I1 की वैल्यू। इसी तरह से फॉर लैंप B, यानी कि आप लिख सकते हैं लैंप B के लिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लैंप A के लिए। लैंप B के लिए सिंपली आप फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है, वही आपको यहाँ भी फॉर्मूला यूज़ करना है। P इक्वल टू जैसा कि आपको पता है VI होता है। लैंप B के लिए आप देख सकते हैं पावर है 40 वॉट एंड वोल्टेज है 220 वोल्ट। यहाँ पे आपको वैल्यू रिप्लेस कर देनी, यहाँ 40 रख दीजिए, V के प्लेस पे आपको 220 रखने हैं और ये I के प्लेस पे B के लिए I2 आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से I2 की वैल्यू हो जाएगी 40 अपॉन 220 के इक्वल। अब आपको पता है कि जो टोटल करंट है, टोटल करंट ये सामने आपको दिख रहा है, यही आपको निकालने हैं।
आई इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू, तो आई की वैल्यू आई वन के प्लेस पे ये आप रख दीजिए, यहाँ पे आप रख सकते हैं 60/220 प्लस 40/220, एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे 100/220, इसे कट कर दीजिए तो आई की वैल्यू 10/22 एम्पियर के इक्वल आ जाएगी, और यही होगा आपका सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे मैंने ओम्स लॉ को लिख दिया। ओम्स लॉ में फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज। फिजिकल स्टेट क्या होता है? अगर मेरे पास ये कंडक्टर है तो इसकी फिजिकल स्टेट हो सकती है इसकी लेंथ, लंबाई, ये भौतिक अवस्था होती है लंबाई। इसके ये सामने वाला क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये सामने वाला ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है, वो भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल स्टेट है। इस तरह से इसका वेट यानी कि मास, इसकी वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी यानी कि इसका द्रव्यमान, इसका आयतन, इसका घनत्व, ये सब भौतिक अवस्था है। तो इस भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन नहीं करना, साथ साथ इसके टेम्परेचर में भी आपको कोई चेंज नहीं करना। तब अगर हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो आपको इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। हिंदी में आपको स्क्रीन पे ओम्स के जो लॉ है वो साफ साफ दिख रहा होगा कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को अपरिवर्तित रखा जाए, तो इस तरह से अपरिवर्तित रखने के पश्चात जब उस चालक में धारा प्रवाहित करोगे तो उस धारा की वैल्यू होगी वो चालक के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होगी। तो यहाँ भी यही लिखा हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट I है या फिर वोल्टेज V है तो V प्रोपोर्शनल टू I होगा। ज़रा इसको हम एक्सपेरिमेंटली समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक कंडक्टर है, ये आपके पास एक चालक है, और आपने क्या किया, इसमें से करंट फ्लो कराया I। मैं कहूँ कि I जो है वो चार्ज है, तो आप कहोगे सर कैसे? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू Q/T। अगर मैं T इक्वल्स टू 1 ले लूँ, 1 सेकेंड के लिए करंट फ्लो कराया जाता है, तो I किसके इक्वल होगा? Q के। मतलब मैं I इक्वल्स टू Q ले सकता हूँ यहाँ पे। साथ में ये जो वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ओम्स लॉ में यही कह रहा है कि जो I है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा है, वो वोल्टेज के समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमने करंट I को इस तरह से रिप्रेजेंट किया, और आपको पता है कि जो V होता है वो W के इक्वल होता है। मान लीजिए ये जो Q है ये नंबर ऑफ पीपल्स है। नंबर ऑफ पीपल्स किसी वर्क एरिया में गए, किसी फार्म पे गए, तो अगर इसको मैं इंक्रीज करूं, Q को इंक्रीज करूं, नंबर ऑफ पीपल्स इंक्रीज होंगे तो वर्क डन भी इंक्रीज हो जाएगा। सिंपली एक आदमी एक काम करता है तो 10 आदमी ज़्यादा काम करेंगे, तो अगर Q इंक्रीज होगा तो W भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि Q प्रोपोर्शनल टू W होगा। तो Q किसके इक्वल है? I के। तो I प्रोपोर्शनल टू W किसके इक्वल है? V के। मैं लिख सकता हूं V, दैट मीन्स V प्रोपोर्शनल टू I लिख सकता हूं, और यही बताया था हमें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने यही पढ़ा था कि V प्रोपोर्शनल टू I। अब V प्रोपोर्शनल के साइन यानी कि समानुपाती के चिन्ह को, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करते हैं। चलिए हम कांस्टेंट ले लेते हैं R, और ये होगा I, जहां पे R है वो कहलाएगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, इसे कहेंगे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो V की वैल्यू हो जाएगी R इंटू I के इक्वल, और यही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की अगर वेरिफिकेशन की जाए, वेरिफिकेशन अगर आप ओम्स लॉ का करना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक सिंपली यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस सर्किट में एक शेल होगा, इसमें एक की लगी होगी, और साथ में यहाँ पे एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस लगाया। यहाँ पे आपको एक अमीटर यूज़ करना है जो करंट को मेजर कर सके, विद्युत धारा की वैल्यू बता सके आपको। साथ में ये है एक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध है, और यहाँ पे आपको वोल्टमीटर का यूज़ करना ताकि वोल्टेज को मेजर कर सके। ये आपको एक सर्किट डायग्राम आपके सामने होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ लिख लेते हैं V, यहाँ I, और यहाँ हम R लिख लेते हैं। हमारे पास इस सर्किट में हम एक और कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आप करंट को कंट्रोल करने के लिए
आपने देखा होगा गाँव में, शहरों में आपने देखा होगा स्टेबलाइज़र का यूज़ किया जाता है। तो हम स्टेबलाइज़र की जगह पे इस सर्किट में यूज़ कर सकते हैं एक रियोस्टेट का, या रियोस्टेट को आप यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे हम रियोस्टेट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, करंट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। रियोस्टेट का साइन कुछ इस तरह का होता है, ऐसा भी हो सकता है, या रियोस्टेट का साइन कुछ इस तरह का होता है। रियोस्टेट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। तो चलिए अब हम शुरुआत में देखते हैं। मान लीजिए V की वैल्यू यहाँ है 2। मान लीजिए V की वैल्यू 2 है और जब करंट को मेजर किया तो वो भी आ गया 2। तो इस तरह से अब हम दूसरी रीडिंग लेंगे। इसके लिए आपको इसको आगे पीछे खिसकाना पड़ेगा जिससे करंट की वैल्यू चेंज हो। मान लीजिए V की वैल्यू हो गई 3, तो I भी कितना होगा 3। या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि V की वैल्यू अगर 2 है तो करंट की वैल्यू आगे मान लीजिए 0.2, क्योंकि V और I में काफ़ी डिफरेंस होता है, इसलिए मैं इसको 2 कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये 0.2 आया, अगर ये 3 आया तो ये 0.3 होगा। इस तरह से मैं इसकी वैल्यू को और बढ़ा देता हूँ, ये 4 तो ये आ गया 0.4। इस तरह से R की वैल्यू आपको पता है V/I के इक्वल होता है, R = V/I। और यहाँ पे V की जगह पे आप लिख सकते हैं 2/0.2। 2/0.2 यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 10 के इक्वल। यहाँ भी आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3/0.3, इसे भी कट करेंगे 10 के इक्वल। और इस तरह से यहाँ भी होगा तो ये हो जाएंगे 4/0.4 = 10 के इक्वल। तो ये एग्जाम्पल लेके हमने इसको समझा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं R की वैल्यू तीनों में सेम है। तो इस तरह से अब आपके पास R की वैल्यू सेम है और आपने पढ़ा है कि R की वैल्यू अगर सेम है तो R कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ये है R, ये होगा V, ये होगा I। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ मिलने वाला है। और ये है आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 लाइट से लिया गया है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चन मैंने आज कराया आपको, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को स्किप ना कीजिए, ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जैसा कि आपको यहाँ पे इस इंग्लिश में लिखा हुआ है और सामने स्क्रीन पे आपको हिंदी में भी इस क्वेश्चन को लिखा हुआ दिख रहा है। तो अब आपको इस क्वेश्चन में लिखा है एक कोई ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। हमारे पास जो मिरर है वो कनकेव है, दैट इज अवतल है। कनकेव है यानी कि अवतल है, जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा गया है। एक मेरे पास कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। चलिए हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। इस वाले पोर्शन को कलर कर दिया और इसके जो सामने वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के साथ साथ मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष बना दिया। इसकी फोकस पॉइंट ये कंसीडर कर लिया हमने और ये हो गया C। और फोकल लेंथ गिवन है, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है स्मॉल f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी 10 दी हुई है। साथ में एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा। 20 सेंटीमीटर मान लीजिए हमने इसको कहीं भी रखा 20 सेंटीमीटर पे। तो अब हम यहाँ पे बच्चों फोकल लेंथ की वैल्यू आपको दिख रही है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। चूँकि आपको पता है कि एक कॉनकेव मिरर के लिए यानी कि एक अवतल दर्पण के लिए जो फोकस f की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, दैट्स वाई f की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। साथ में u की वैल्यू तो हमेशा ही नेगेटिव होती है, भले ही लेंस की बात की जाए, भले ही मिरर की बात की जाए, u की वैल्यू किसी भी लेंस और किसी भी मिरर में u की वैल्यू नेगेटिव होती है। और u की वैल्यू दे रखी है वो है 20 सेंटीमीटर। हमारे पास मिरर फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र है। मिरर फॉर्मूला यानी कि दर्पण सूत्र जैसा कि आपको पता है वो होता है 1/f = 1/v + 1/u के इक्वल। 1/f के जगह पे सिंपली 1/f की वैल्यू, f की वैल्यू आपके सामने है 10 सेंटीमीटर, डेट इज -10 है, -10 रख दीजिए 1/v + 1/-20 और इस तरह से इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए। ये हो जाएंगे 1/-10 और यहाँ पे सीधे मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1/20 = 1/v। दैट इज़ ये हो जाएंगे 1/v = 1/20 - 1/10। इस तरह से कुछ सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ। ये पॉजिटिव वैल्यू इसको पहले लिख दिया और इस तरह से ये हो जाएंगे 1/v, एलसीएम होगा 20। यहाँ आप लिख सकते हैं
1 माइनस 2 डेट इज़ 1/v इक्वल्स टू -1/20। तो v की वैल्यू हो गई -20 के इक्वल, यानी कि ऑब्जेक्ट को अगर 20 सेंटीमीटर पर रखा गया तो v की वैल्यू भी 20 सेंटीमीटर पे ही होगी। बच्चों अब आपको पता है, क्या पता है, अब आपने पढ़ा है कि m की वैल्यू, यहाँ पे m की वैल्यू होती है माइनस के v/u के इक्वल। तो m इज इक्वल्स टू हम निकाल लेते हैं, m होता है जिसे हम आवर्धन कहते हैं, मैग्नीफिकेशन कहते हैं, और m v की वैल्यू है हमारे पास -20, यहाँ -20 रख सकता हूँ। u की वैल्यू है जैसा कि आपको -20 दिख रहा है, तो इस तरह से m की वैल्यू ये हो जाएंगे प्लस की 20 -20, और कट करेंगे तो m की वैल्यू आ गई -1। ध्यान रखिए कि यदि m की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए, m की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाए तो हम लिख सकते हैं इमेज फॉर्म्ड एट C। क्या रीज़न है? प्रतिबिंब C पर बनेगा, प्रतिबिंब C पर होगा। क्या रीज़न है इसके लिए? सिंपल सा हमारे पास रीज़न है कि m इज इक्वल टू आपको पता है v/u होता है, m के प्लेस पे 1 है, v/u वैसे भी आपको दिख रहा है कि v की वैल्यू u के इक्वल है। u यानी कि ऑब्जेक्ट को जहाँ पे रखा गया, अगर ऑब्जेक्ट को जिस पोजीशन में रखा गया उसी पोजीशन पे इमेज बने, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जिस साइड में रखा गया, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से रखा तो ऑब्जेक्ट इमेज भी इस तरह से नहीं बन सकता, इमेज इसके जस्ट अपोजिट बनेगा, या तो इस तरफ बनेगा या इस तरफ बनेगा। तो यहाँ पे इमेज बन रहा है इसके जस्ट नीचे, तभी ये u हो सकते हैं और ये v हो सकते हैं, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। ध्यान रखिए, ये आपको कंसेप्ट ध्यान भी रखना है कि यदि v इक्वल्स टू u आ जाए या m इक्वल्स टू 1 आ जाए तो इमेज हमेशा C पर ही बनेगा। तो आपको अब पोजीशन मिल गई, आपको अब पोजीशन मिल गई कि C पर इमेज बनेगा, प्रतिबिंब C पर बनेगा। दूसरे आपको साइज बतानी है। तो यहाँ पे बच्चों जैसा कि आपको पता है कि m इज इक्वल्स टू h' होता है। h' है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी वैल्यू 1 है, h' यानी कि h' की वैल्यू h की इक्वल आ गई। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी, वस्तु की जो ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होगी, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर। प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगी। आप सिंपली लिख सकते हो वस्तु की ऊंचाई। तो अब आपके पास साइज भी मिल गई। नेचर देख लेते हैं। नेचर m की वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रही है माइनस के, m की वैल्यू माइनस है। जब भी आपको m नेगेटिव दिखे, m माइनस दिखे, तो किसी मिरर के लिए अगर m माइनस आ जाए, किसी दर्पण के लिए यदि m की वैल्यू माइनस में आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि इमेज रियल होगा, इमेज विल बी रियल। और जब भी रियल किसी कॉनकेव मिरर से बने तो वो इन्वर्टेड भी होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। वैसे भी आपको डायग्राम में यहाँ पे इन्वर्टेड मैंने आपको बता दिया, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे लिख सकते हो आप वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ये जो क्वेश्चन है ये उन क्वेश्चन से भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो 100% है कि इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यू चेंज हो सकते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर आपको वीडियोस हमारी पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल से अगर आप नए जुड़े हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बच्चों एक आपको इन्फॉर्मेशन और देनी है। जो बच्चे CBSE बोर्ड में 9th क्लास पास करके 10th क्लास में आए हैं, उनकी भी हम क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर कोई आपके मित्र, आपके दोस्त 9th क्लास से पास आउट होकर 10th क्लास में आए हों तो उन्हें भी इस चैनल को शेयर कर दीजिए और उनसे भी कहिए कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि उनको भी ये जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है या जो कराने के तरीके हैं उनका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।